हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, यानी कि फाइलम प्लांटी पादप जगत, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फाइलम एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। हमने देखा था कि पादप जगत को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया था: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। यानी कि ये चारों हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आवृत बीजी क्या होते हैं। जो आवृत बीज है, यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे जो आसपास जितने भी पुष्पी प्लांट हैं वो सभी आवृत बीजी हैं, यानी कि ये सबसे डेवलप्ड प्लांट है। इससे हमें लकड़ी भी मिलती है, इससे हमें पुष्प भी मिलते हैं, इससे हमें फल भी मिलते हैं। क्योंकि बाकी चारों में हम देख रहे थे किसी से हमें फल नहीं मिल रहा था, किसी से हमें पुष्प नहीं मिल रहे थे, किसी से हमें लकड़ी नहीं मिल रही थी, यानी कि सब जो वर्ग थे वो अलग अलग थे। तो सबसे पहले इसके लक्षण देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो इसमें इन प्लांट्स में क्या होता है कि इनमें तना, जड़, पत्ती सभी पाए जाते हैं। हम देख रहे थे उससे पीछे कि तना, जड़, पत्ती सभी पाए जाते हैं, पीछे भी यानी कि सैवाल्स में तना, जड़, पत्ती नहीं पाए जा रहे थे। उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा देखा था, ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जा रहे थे। उसके बाद फिर हम उसमें जिम्नोस्पर्म पर आए थे। जिम्नोस्पर्म में क्या देख रहे थे, उसमें तना, जड़, पत्ती पाए जा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, उसमें पुष्प नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन इसमें तना, जड़, पत्ती और पुष्प सभी पाए जाते हैं। जो पुष्प होता है वो इसमें जननांग होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें पुष्प होता है इन प्लांट्स में। अब आवृतबीजी जो पौधे हैं, आवृतबीजी पौधों में परागकण और बीजांड जो होते हैं, ये एक विशिष्ट संरचना में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। परागकण भी होगा और बीजांड भी होगा। इनकी एक विशिष्ट संरचना होगी जिससे पुष्प कहते हैं, अर्थात पुष्प आवृतबीजी पौधों का जननांग होता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुष्प होता है वो आवृतबीजी पौधों का जननांग होता है। अब जो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा, वो है वॉल्फिया। और सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकलिप्टिस होता है। अब यूकलिप्टिस के बारे में हम नॉर्मल बात करते हैं कि हमारी साधारण भाषा में तो लिपस्टिक का पेड़ बोलते हैं। ऐसा होता है कि एक रेड कलर का जो केले के पत्ते जैसा प्लांट होता है और उस पर रेड कलर के फूल निकलते हैं, काफी बड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़ा प्लांट है आवृत बीजी का। अब आवृत बीजी से क्या होता है, इनसे हमें भोजन मिलता है, यानी कि फ्रूट्स मिलते हैं, ईंधन मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, अन्य आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया: एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडॉन्स और द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडॉन्स। अब जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री का मतलब होता है कि जिसमें एक बीजपत्र पाया जाए। यानी कि जैसे कि हम मक्का का प्लांट देखते हैं, मक्का का प्लांट क्या होता है, उसको वो दूसरे में डिवाइड नहीं होता। जो मक्के का जो फल होता है, जो मक्का निकलती है हमारी, उसमें क्या होता है, उसमें एक बीजपत्र होता है। और जो चना होता है हमारा, चने के क्या होते हैं, चना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि जितने भी हमारे जो फल होते हैं या फिर बीज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अगर वो 2 सिरे में डिवाइड हो जाते हैं तो वो द्विबीजपत्री होते हैं, और अगर एक सिरे में डिवाइड होते हैं तो एक बीजपत्री होते हैं। लेकिन ये तो द्विबीजपत्री आपको बताने के लिए है कि इस तरीके से हम द्विबीजपत्री को बता सकते हैं। बाकी तो जब हम अपना सीड्स चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि द्विबीजपत्री क्या होते हैं और एक बीजपत्री क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जिनमें एक बीज पत्र पाया जाए। यानी कि जिन जैसे कि दाल वगैरह होती है, मटर वगैरह होती है, इनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी कि दोनों बराबर सिरे होते हैं, ये होते हैं द्विबीजपत्री, क्योंकि इनके अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। और जैसे कि मक्का हो गई, मक्का के अंदर पाया जाता है एक बीज पत्र, तो ये होते हैं एक बीज पत्री। अब आते हैं इनके विशिष्ट लक्षण देखते हैं, विशिष्ट लक्षण क्या है इस प्लांट्स में, जो ये एंजियोस्पर्म है हमारे। तो इसमें क्या होता है, इसका मुख्य पौधा जो होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है, जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। ऊतक तंत्र पूर्ण विकसित होता है, इसीलिए ऊतक तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जिससे कि इसमें जननांग जो होता है वो पूरे तरीके से नया प्लांट बना सके। और पुष्प होता है, पुष्प और फल इनमें बनते हैं। जनन के लिए इन पौधों में पुष्प उत्पन्न होते हैं। जनन होता है इनमें, जनन के लिए क्या होता है कि इन पौधों में पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्प के जनन अंगों में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग में स्त्रीकेसर अंडक होते हैं। ठीक है, अब पुंकेसर में क्या बनता है, पुंकेसर में पुतंतु तथा परागकोश होता है। पुंकेसर के यानी कि जो नर जननांग है वो होते हैं पुंकेसर में पुतंतु और परागकोश, और अंडक में बनता है अंडाशय, जिसमें बीजांड पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनका लक्षण देखते हैं कि जो अंडक का जो आधारीय भाग होता है, अंडक जो होता है उसका जो आधारीय भाग होता है वो होता है बीजांड। इसमें अंडाशय उत्पन्न होते हैं। अब बीजांड में मुख्य ऊतक जो होता है वो द्विगुणित होता है।
मुख्य ऊतक द्विगुणित होता है क्योंकि इसमें ऊतक विकसित होता है पूरे तरीके से। तो ये द्विगुणित होता है यानी कि 2n टाइप होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर इसमें समसूत्री विभाजन, फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका विकास होता है इसमें। जो अधिकांश आवृतबीजी पौधे उनमें मादा युग्मकोद्भिद जो होती है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है। इसके बारे में मैं भी आपको डायग्राम में बताऊंगी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय किस तरीके से है। इनमें 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं जिनमें 2 सहायक कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है, एक द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। यानी कि डायग्राम के उससे देखते हैं हम कि डायग्राम के हिसाब से कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे है। तो ये है एक आवृतबीजी, आवृतबीजी पुष्प है और पुष्प के जननांग है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसके पार्ट कि इसमें पार्ट्स क्या क्या हैं। आप अगर किसी प्लांट्स को, अगर आप किसी पुष्प को पूछने लगे कोई आपसे कि इसमें सेपल्स कौन से हैं, पेटल्स कौन से, इसमें स्टिग्मा क्या है, इसमें स्टेमिन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ कौन कौन सी। तो ये पुष्प की बाहरी संरचना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे तो आप इसको डीपली 12th में पढ़ेंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है पुष्प की संरचना के बारे में, लेकिन अभी जब आपके चैप्टर में ये शुरू हो गया है तो 11th में मैं चाहती हूँ कि आपका सब क्लियर हो जाए स्टार्टिंग में, जिससे आपको आगे और भी ज़्यादा आप डीपली समझ सको। तो सबसे पहले जानते हैं पुष्प के बारे में। तो ये एक पुष्प की संरचना है। ये यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से पाए जाते हैं इसमें बाह्यदल। ये होते हैं इसमें जो बाहर जो लीव्स होती हैं ग्रीन ग्रीन चीज जो दिखती है हमारी, ये होते हैं बाह्यदल जिसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, सेपल के बाद आता है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पे ये पेटल, यानी कि ये दलपुंज होता है, जो बड़ी बड़ी लीव्स दिख रही हैं ये दलपुंज होता है, ये होते हैं पेटल्स। ठीक है, बाकी चीज़ों के बाकी जितने भी इसकी नेमिंग है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम इसकी बाहर की बात कर रहे थे। इसमें बाहर क्या क्या होता है, बाहर होता है इसमें बाह्यदल और इसमें होती है दल पेटल। उसके बाद फिर एक होता है, अब बात करते हैं इसमें इस वाली इसकी कि ये क्या है। ये होती है इसमें जो हमारी परागनली होती है, किसी भी पुष्प की जो परागनली होती है जिसमें से परागकण जो होते हैं, परागकण यहाँ से होते होते हुए बीजांड में आते हैं यानी कि ओवरी में आते हैं इसी के थ्रू, इस परागनली के थ्रू। तो ये है परागनली किसी पुष्प की। परागनली में क्या होता है, पुंकेसर होता है, स्टेमिन नर भाग होता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है, स्टिग्मा और परागकोश पाए जाते हैं जो कि नर भाग होते हैं किसी भी प्लांट के। ठीक है, अब इधर बात करते हैं, जब ऊपर ये पुंकेसर हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, परागकोश हो गया। अब जब एक ही प्लांट है, ये उभयलिंगी प्लांट्स होते हैं, यानी कि पराग जो नर भाग होता है और मादा भाग होता है वो एक ही प्लांट में पाया जाता है। यानी कि जब किसी भी पुष्प में नर भाग और मादा भाग एक साथ पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी प्लांट। तो ये उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है एक, जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ हैं, दोनों पार्ट्स एक साथ है इसमें। अब यहाँ पे जब ये नर भाग हो गया, अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे स्त्री केसर है, यानी कि स्त्री केसर जिसको जायांग भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्त्री केसर है, ये जायांग है यानी कि मादा भाग, मादा जननांग। अब स्त्री केसर में क्या पाया जाता है, स्त्री केसर में अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय के अंडप, अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, इसके अंदर पाए जाते हैं अंडप। ठीक है, ये है इसमें बीजांड और इसको अंडकोश भी बोलते हैं। ठीक, अब जो मैं आपको बात कर रही थी कि इसमें क्या होता है कि इसमें 3 प्रतिमुख कोशिका, 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका और एक द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है जिसको ध्रुवीय पिंड कहते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे पाया जाता है, यानी कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक की भी बात करी थी मैंने आपको विशिष्ट लक्षण में बताया था कि जो अधिकांश आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि 7 कोशिकीय कैसे होते हैं। ये है इसमें प्रतिमुख कोशिका जिसको प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है उसको प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो बीजांड है यानी कि अंडाशय, अंडाशय के अंदर है बीजांड। तो बीजांड के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये प्रतिमुख कोशिकाएं बनी हुई हैं, 1 2 3 और एक 4 5 6 7, 7 ये प्रतिमुख कोशिकाएं बनी हुई हैं, यानी कि 7 कोशिकाएं इस तरीके से, और 8 अंडपीय, 8 केंद्रकीय इस तरीके से हुआ कि इनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि एक जो कोशिका होती है उसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। यानी कि जब 2 केंद्रक एक साथ पाए जाते हैं तो उसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, बाकी सब सिंगल सिंगल है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केंद्रकीय इस तरीके से हुआ। अब इनमें जो यानी कि एक तरीके से जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, इनमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे
जो परागकण होता है, परागकण जो होता है यानी कि जो परागकण क्या होता है, परागकण होता है हमारा जी पुंकेसर का जो पुंकेसर होता है नर भाग, पुंकेसर में मिलते हैं परागकण। परागकण क्या होते हैं, परागकण पराग नली से होते हुए अंडाशय में आते हैं, अंडाशय में वो स्त्री केसर के साथ मिलते हैं, स्त्री केसर के साथ मिलकर वो बीजांड में जाते हैं, बीजांड में फिर क्या होता है कि बीजांड में वो भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में डीपली देखते हैं क्या होता है। जो परागकण होते हैं वो विभिन्न माध्यमों जैसे वायु, जल, कीटों के माध्यम से वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहाँ है हमारा, वर्तिकाग्र ये रहा यहाँ पे मैंने आपको एक परागकण भी दिखाया है यहाँ पे कि ये परागकण है हमारा। यहाँ पे वर्तिकाग्र पर ये पहुंचते हैं और परागकण क्या करता है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर यहीं पर अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होता है फिर परागकण एक नलिका से निकलती है, परागकण जो ये नलिका यहाँ से निकलती है इस नलिका से पहुंचता है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। परागकण इसके अंदर आता है। अब पराग नलिका में नर युग्मक रास्ते में ही विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेता है। जो परागकण होता है वो रास्ते में ही विभाजित हो जाता है और वो दो नर युग्मक बना लेता है। अब क्या होता है नेक्स्ट की जो पराग नलिका होती है वो इस तरीके से बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है, यहाँ पे प्रवेश कर जाती है। यानी कि परागकण यहाँ आया, फिर वो इधर से प्रवेश करता हुआ उसने बीच में वो विभाजित हो गया। अब विभाजित हो गया यानी कि उसने दो नर युग्मक बना लिए, दो नर युग्मक बनाने के बाद वो पराग नलिका के बीजांड के अंदर प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के बाद क्या हुआ कि दोनों नर युग्मक बीजांड में जैसे ही पहुंचते हैं एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचन करता है, यानी कि अंडकोशिका यानी कि एग, जो स्त्री केसर यानी कि जो फीमेल पार्ट्स होता है, फीमेल में जो एग बनता है एक उसके साथ निषेचन करता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन करता है। यानी कि ये जो केंद्रक है दोनों द्वितीयक केंद्रक यही है हमारे जो दो केंद्रक बने हुए हैं जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक भी बोलते हैं, पिंडीय केंद्र, ध्रुवीय पिंड भी बोलते हैं इनको। एक इनके साथ निषेचन करता है और एक जो अंडकोशिका के साथ निषेचन करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि एक अंडकोशिका से निषेचन कर लिया और एक ने द्वितीयक नर केंद्रक से संयोजन कर लिया। अब क्या होता है कि इस प्रकार आवृत बीजी पौधे में दो बार निषेचन होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें दो बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो द्विनिषेचन होता है वो आवृत बीजी पौधों की मुख्य विशेषता होती है। यानी कि इन प्लांट्स की मुख्य विशेषता क्या होती है, द्विनिषेचन होता है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जो नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करता है और इनके जो नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करता है उसके संयोजन से युग्मनज बनता है और युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ संयोजन करता है, संयोजन करके वो भ्रूण पोष का निर्माण करता है। यानी कि जो अंडकोशिका से संयोजन करेगा वो क्या करेगा, वो भ्रूण का निर्माण करेगा और जो नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ संयोजन करेगा वो भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। और निषेचन के पश्चात क्या होता है कि बीजांड जो होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारा एंजियोस्पर्म के बारे में कि इसमें किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हम अपने पांचों फाइलम, जो हमारा फाइलम प्लांटी है यानी कि पादप जगत है, उसमें हम अपने पांचों वर्ग पढ़ चुके हैं। शैवाल, शैवाल के बाद हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, फिर हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा, फिर हमने अपना जिम्नोस्पर्म पढ़ा, फिर हमने अपना एंजियोस्पर्म पढ़ा। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।